सो फाइनली आज हम डे 9 स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट कोर्स के नाम से जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। सभी सब्जेक्ट्स एक ही वीडियो में आपको मिलते हैं। पुराने वीडियोस देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट बनी है कंप्लीट कोर्स के नाम से, वहां पर जाके वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। यह है धीरू भाई अंबानी जी की स्टोरी। नाम आपने जरूर सुना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडेशन इन्होंने ही करी थी और आज वही आगे चल रही है। तो इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इनकी जो फर्स्ट सैलरी जो कहा जाता है इन्हें मिली थी, वो 250 रुपीज़ की इन्हें सैलरी मिली थी। और जब इन्हें पहली सैलरी मिलती है, ये चाय पीने के लिए सामने 5 स्टार होटल होता है, क्योंकि जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पर चाय मतलब मान लो 50 रुपए की 60 रुपए की ऐसे मिल जाती होगी। लेकिन ये सामने 5 स्टार होटल था, वहां पर गए थे चाय पीने के लिए। तो इनका दोस्त इनसे पूछते, यार तेरा क्या दिमाग है, पहली सैलरी थी तूने पूरी चाय पीने पे लगा दी, ऐसे क्या तेरे को वहां पे मजा आया, तूने फैमिली को कुछ नहीं देखा, चाय के पीछे पड़ा हुआ है। तो उसे हम धीरू भाई अंबानी समझाते हैं, उसे बताते हैं कि यार वहां पे जो चाय है 250 रुपीज की तो है, लेकिन वहां पे बिजनेसमैन आते हैं, बड़े बड़े लोग वहां पर आते हैं चाय पीने के लिए। मैं उनकी बातें सुनता हूँ, किस तरह की बातें करते हैं, उनके आइडियाज लेता हूँ, बिजनेस के आइडियाज वो डील करते हैं, डिस्कशन करते हैं। मैं वहां से बड़ा कुछ सीखता हूँ। मतलब 250 रुपए की कीमत देखो, जो आपको किसी कहीं आगे पीछे जाके आप नहीं सीख पाओगे। सिर्फ 250 रुपए की चाय पी तो वहां पे जाके कितना कुछ सीखता हूँ। तो आप इस स्टोरी से थोड़ी सी हिंट आप ले सकते हो कि आपको इंसान सीखने अगर सीखना चाहे ना, तो आप बोलोगे पैसा रुकावट है, वैसा कुछ नहीं होता है। आपको आइडियाज लेने पड़ते हैं। अगर आपको सीखने का मन है, सीखना चाहते हो, तो बड़ा कुछ आप आराम से सीख सकते हो। इसी पर्पज से ये सीरीज भी स्टार्ट की जा चुकी है कंप्लीट कोर्स। लेकिन आप सीखना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस वगैरह रहती है। आप यहाँ पर आइए, बड़ा कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। अगर आप बिगिनर हो या पहले तैयारी कर चुके हो, फिर भी आपको यहाँ पे बड़ा कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप क्लासेस पढ़िए, आपको खुद धीरे धीरे समझ आता जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। पुराने वीडियोस नहीं देखिए, जाके जरूर देख लीजिएगा। और जो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको वो देखने के आपको वो आता भी है नहीं आता है। ये जो पुराना डे 8 तक कर लिया, क्या वो सारा आपको याद है? तो आपको इसके लिए कमेंट सेक्शन में लिंक मिलता है, वहां पे जाके आपने वो टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 99 रुपीज प्राइस रहने वाला है। एक बार परचेज करना, हमेशा के लिए वो रहने वाला है। तो पुराने जो डे 8 तक के टेस्ट हैं, वो जाके अटेम्प्ट करो, बार बार अटेम्प्ट करो। उनको आप एक तरीके से एमसीक्यू भी समझ सकते हो। जब आप डे 1 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, दोबारा ट्राई करोगे, डे 2 के 25 क्वेश्चन दोबारा से ट्राई करोगे, तो कितने सारे एमसीक्यू भी बन रहे हैं। आप थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ते जा रहे हो, उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करते जा रहे हो। और साथ ही साथ इस चैनल पर एक जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन नाम से प्लेलिस्ट है, जहां पर आपको और एमसीक्यू करवाए जाते हैं अलग से, जो इन लेक्चर्स में नहीं होते। तो वो आपके लिए और बेनिफिट रहने वाला है। तो ये सब कुछ काम करो, सिलेक्शन आपकी पक्की है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। मैथमेटिक्स में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था परसेंटेज वाला। उसका जो बेसिक कंसेप्ट है परसेंटेज के, वो सभी हमने कवर कर लिए थे। और आज की इस वीडियो में परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट तो हो गए, लेकिन परसेंटेज टॉपिक के कुछ बेसिक क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, वो भी कर लेते। अगर आप बिगिनर हो, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम आती है, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपका बेस बनाएंगे परसेंटेज टॉपिक में। और कुछ बातें जो बिगिनर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा हुआ है द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 20%। अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है कि 20%, 30%, 40%, कुछ को दिमाग खराब हो जाता है परसेंटेज वगैरह सुन सुन के। तो आपने कुछ इस तरीके से समझना है, हालांकि समझाना तो मैंने है, लेकिन आपने कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक ही तरह के 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि आपको लगे हाँ यार ये तो बड़ा इजी रहने वाला, कॉमन रहने वाला है। अगर आपको लगता है ना डिफिकल्ट है, तो वो दिमाग से हटा दो, बड़ा आसान रहने वाला है, इजी रहने वाला है। बस कोशिश तो करो, कोशिश करने की जरूरत है। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 20%। कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस जो है वो 20% बढ़ जाता है। इफ द ओरिजिनल प्राइस इज ₹300, जो सही प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस था वो 300 रुपए है, अब 20% बढ़ गया है। वट इज द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? जो प्रोडक्ट है उसका फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, मतलब उसका नया प्राइस क्या होगा? बड़ा सिंपल सा रहने वाला है। देखो, अगर आप बेसिक तरीके से करोगे, आप कैसे करोगे? आप बोलोगे पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था, 300 रुपए था, ठीक है। अब वो 20% बढ़ गया है, तो ये ओरिजिनल प्राइस था उसी में बढ़ा है ना 20%। तो मैं बोलूंगा 20% बढ़ गया है। तो 300 का 20% कितना होता है? 20% ऑफ 300, मतलब
300 और 20% को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे अपने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन करे थे। क्योंकि 300 में 20% बड़ा है ना, तो 300 में मल्टीप्लाई करूंगा 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है 20%। जब भी परसेंटेज दिया हुआ है फ्रैक्शन में चेंज करना कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इसको भी वैसे बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, 300 रुपए था, 20% बढ़ गया है, तो यहां से मैं निकालूंगा 300 का 20% कितना होता है। ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा 60। ये मेरे पास क्या आया है, ये मुझे पता लगा है कि 300 का जो 20% है वो 60 के बराबर होता है। ऐसे ही 300 का कुछ भी परसेंट होता, 50% बढ़ गया होता, मैं 50% निकाल देता, जो भी था मेरे पास। तो मुझे पता लगे कि 300 का जो 20% है वो कितना होता है, 60 होता है। अब मुझे बताओ नया प्राइस आपको बताना ना, पहले 300 रुपए था, पहले 300 रुपए था, अब कितना बढ़ रहा है, 60 रुपए बढ़ रहा है, तो 300 में 60 ऐड कर लो, 360 हो जाएगा। क्यों, पहले 300 था, फिर जब 20% बढ़ा इसका मतलब 60 रुपीज बढ़ रहा है, तो मैंने ओरिजिनल प्राइस में जो बढ़ रहा है वो ऐड कर दिया। इसी तरह से अगर कहा था कम हो रहा है, तो मैं वैसे 20% निकालता 60 आ जाता। अब प्राइस कम हो रहा है तो 300 में से 60 माइनस करता, 240 मेरे पास आंसर आ जाता। अब लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना होता जैसे मैं आपको कवर करवा लूं, इससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको एक बात का ध्यान रखना, चाहे बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो। देखो ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल था 300, अभी वो कितना बढ़ रहा है, अभी वो 20% बढ़ा है, 30% बढ़ा है, कुछ भी हो सकता है। अब अपने आप में ये जैसे 300 रुपए है, ये अपने आप में क्या है 100% है ना, अपने आप में 100% है, ये अपने आप में ये क्या है 100% है। ठीक है, अब अगर 20% बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, 100% तो वो खुद था, 20% बढ़ा है इसका मतलब 120% अब उसका प्राइस हो गया है, समझ गए हो। तो 300 का 120% अब बन गया है, क्यों, 100% वो खुद था, ये 20% और बढ़ा इसकी वजह से 120% हो गया। तो मुझे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है, 300 का मैं सीधा 120% निकालूंगा, तो ये जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 36, तो बाकी एक जीरो 360 आंसर आ गया। तो ऐसे करना है, क्योंकि पहले वाले अप्रोच में क्या था, पहले आप 300 का 20% निकाल रहे हो फिर उसको ऐड कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपने सीधा ऐसे करना है, अगर 50% बढ़ रहा होता, मैं बोलता 300 इंटू 150%, तो 150% की जगह मैं ऐसे कर लेता। अगर कम हो रहा होता 20%, तो मैं क्या करता, अपने आप में 100% था, कम हो गया तो मैं 80/100 कर लूंगा, क्योंकि 20% कम हुआ तो 100 में से 20% कम करूंगा तो 80% बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये कंसेप्ट बड़ा काम आने वाला है। ये 100% खेल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में जो है यहाँ पे गलती हो जाती है। उम्मीद है फिलहाल आपको ये समझ आया होगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं कोई, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में कहा गया है क्वालिटी ऑफ वाटर इन मिल्क कंस्टिट्यूट्स 6 पार्ट ऑफ एवरी 20 पार्ट्स ऑफ मिक्सचर। देखो कहा गया जो क्वांटिटी है वाटर की मिल्क में, यानी कि दूध में पानी की मिलावट करी गई है। फिर कहा गया जो पानी मिलाया गया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिल्क कंस्टिट्यूट 6 पार्ट्स, मतलब ऑफ एवरी 20 पार्ट्स ऑफ मिक्सचर, क्योंकि दूध में पानी होगा तो वो मिक्सचर बन गया है ना, वो दूध रहा ना वो पानी बना वो मिक्सचर बन गया है। उस मिक्सचर में क्या है, उसके हर 20 पार्ट में 6 पार्ट पानी मिला हुआ है, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ पानी टोटल कितना हुआ उस मिक्सचर में। ठीक है, दूध था उसमें पानी मिला दिया, तो पानी कैसे मिला रहा है, हर 20 पार्ट में 6 पार्ट पानी मिला हुआ है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है 20 पार्ट पूरे मिक्सचर है उसमें 6 पार्ट पानी रहता है। तो आपको परसेंटेज निकालेंगे पानी टोटल है कितना, कैसे निकालोगे, देखो हमेशा क्या करना था, जब से पूछा गया है पानी का पूछा गया है कितने पार्ट हैं 6 पार्ट हैं, डिवाइड में हम क्या लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास 20। समझ गए हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका टेंथ के अपने पेपर दिए 500 में से मार्क्स मिले, आपको परसेंटेज निकालनी है, आपके मार्क्स आए 300, तो आप क्या बोलते हो कितने मार्क्स आए डिवाइड बाय ओरिजिनल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स यही करते हो ना, कितने नंबर आए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स है ओरिजिनल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसी परसेंटेज निकालते हो, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाता है, 60% आपके 10th क्लास में आए। वैसे यहां पर कर रहे हैं
6 पार्ट पानी था, टोटल कितना था 20 पार्ट में 6 पार्ट पानी था, तो 6 डिवाइडेड बाई 20 करूंगा, और परसेंटेज मुझे बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये फ्रैक्शन था ना, जब ये फ्रैक्शन के परसेंटेज बनाना है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 1 से करो, 2 को 5 से करो, तो 6 को 5 से 30, इसका मतलब पूरी मिक्सचर में पानी कितना आता है 30% तो पानी होता है। कितनी मिलावट यहाँ पर करी हुई है आपको समझ आ रहा होगा, किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। ये भी एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने आपसे डिस्कस करा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको दो तरह की परसेंटेज दी होती है, ठीक है, या तो वो परसेंटेज इंक्रीज हो रही होंगी या दोनों डिक्रीज हो रही होंगी, या एक इंक्रीज एक डिक्रीज ऐसे कुछ ना कुछ हो रहा होगा, और आपको बोला होगा बताइए नेट परसेंटेज कितनी निकलती है, आपको बोला होगा नेट परसेंटेज आपको निकालना है। तो ऐसे केस में क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना होता है। ए होता है पहली वाली जो परसेंटेज दी हुई है, बी होता है दूसरी वाली परसेंटेज दी हुई है। अगर सब कुछ बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, जो भी डिक्रीज होगा, मान के जो पहली परसेंटेज कम हो रही है तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, या दूसरी परसेंटेज माइनस हो रही है मैं उसको माइनस कर दूंगा, जो इंक्रीज हो रहा है प्लस, डिक्रीज हो रहा है माइनस। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। यहां पर लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 20% से बढ़ जाती है, 20% से बढ़ी, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। फिर कहता है एंड विड्थ या ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, और ब्रेथ जो है वो 10% कम हो गई है, यानी ये माइनस हो जाएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एरिया, पूरे एरिया में कितना चेंज आया है वो आपको बताना है। तो इस तरह का जब भी कोई कंसेप्ट आएगा प्लस माइनस, मतलब दो तरह की परसेंटेज दी होंगी, आपको चेंज इन एरिया या नेट परसेंटेज, टोटल परसेंटेज, कुछ भी ऐसा पूछा होगा, आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। आप बेसिक भी कर सकते हो लेकिन इससे बड़े जल्दी हो जाएगा। आपने क्या करना है, पहली परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी वैसे का मैंने वैसा कर दिया, दूसरा माइनस हो रहा था ना तो मैंने -10 कर दिया, फिर प्लस ए की वैल्यू मुझे पता 20, लेकिन बी तो मैं -10 लिखूंगा ना क्योंकि वो माइनस हो रहा है, डिवाइडेड बाई 100 कर देना है, ठीक है। तो 20 में से 10 गए, ये तो 10 ही बच जाएगा, प्लस 20 को 10 से करूंगा 200 हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये 100 वैसे का वैसे ही, ये 2 0 कैंसिल, 10 में से 2 गए 8, तो नेट चेंज कितना आ गया 8% आ गया। बस यही कैलकुलेशन आपको करनी होती है। एक बात का ध्यान देना है, जब भी क्वेश्चन में आप सिंपल फॉर्मूला बनाना चाहते हो ना, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 हो गया, ठीक है, ये आपको पता, अगर ये कम हो रहा तो मैं माइनस यहाँ पे लगा देता, ये कम हो रहा है मैं माइनस यहाँ पे लगा दूंगा। क्वेश्चन में अगर एक भी माइनस आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में एक भी माइनस आ गया तो फॉर्मूले में सीधे यहाँ पे माइनस आएगा ही आएगा, इतनी बात याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक माइनस आ गया था, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। खैर आपको प्लस माइनस का कंसेप्ट पता ही है, नहीं भी पता है तो एक प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी है हमारे यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर, बेसिक मैथ्स के नाम से। वहाँ पे 7-8 वीडियोस ऐसे जहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट से करवाए गए मैथमेटिक्स के, तो वो वाली प्लेलिस्ट जाके देख लेना अगर किसी तरह की डिफिकल्टी वगैरह आपको आती है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, 8% इसका आंसर आ रहा है। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, ये भी एक बार ट्राई करो, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वहां पे जाके अपने प्रैक्टिस भी करने, तभी आपको सही मायने में समझ आएगा कि जो आपको करवाया है वो आपको आता भी है। कहा गया है इन अ टेस्ट, एक टेस्ट की बात करी जा रही है, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। कहा जा रहा है इन अ टेस्ट, एक टेस्ट की बात करी जा रही है, उसमें पी स्कोर्ड 10% मोर देन क्यू, पी जो है वो 10% ज्यादा लेता है क्यू से, एंड क्यू स्कोर्ड 5% मोर देन आर, क्यू जो है वो 5% ज्यादा मार्क्स लेता है आर से। फिर कहते हैं इफ, अगर आर स्कोर्ड 600 मार्क्स आउट ऑफ 800, अगर आर के 600 मार्क्स आ रहे हैं 800 में से, देन पीज मार्क आर, तो पी के कितने नंबर थे वो आपको बताना है। तो देखो बड़ा सिंपल रहने वाला है, सब कुछ किस पे डिपेंड रह रहा है, पी जो है वो क्यू पे डिपेंड है, क्यू का पता होगा तभी हम पी निकाल पाएंगे, और क्यू खुद आर पे डिपेंड है, आर किसी पे डिपेंड नहीं है, जो किसी पे डिपेंड नहीं होता, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो कहा गया कि आर ने 600 मार्क्स लिए 800 में से, तो आर की परसेंटेज निकालना डिफिकल्ट है क्या, बड़ा इजी है।
600 मार्क्स लिए, कितने में से? 800 में से। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई तो 100 से करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 8 को 7 से करो 56, ये 40 बन जाएगा। 8 को 5 से करो, मतलब आर की जो परसेंटेज है वो 75% आ रहा है। अब किसी को इसमें भी डिफिकल्टी आती है, वो भी बेसिक मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके वीडियोस देखो, एक एक छोटी छोटी बात आपको वहां पर सिखाई गई है। ठीक है, आपको ये समझ आएगा आर जो है उसके 75% मार्क्स से इतना क्लियर हो गया। अब देखो कहा था, सेकेंड लाइन पढ़ोगे, क्यू स्कोर्ड 5% मोर देन आर। क्यू की परसेंटेज कितनी थी? 5% ज्यादा थी आर से। इसका मतलब क्यू की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 80%। 5% ज्यादा थी। और फिर कहा हुआ था पी स्कोर्ड 10% मोर देन क्यू। पी के 10% ज्यादा थी क्यू से, तो पी की कितनी हो जाएगी? 90% हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे कि पी के मार्क्स कितने थे, तो पी के मार्क्स आप नहीं निकाल सकते हो, 90% निकालना है। 90% ऑफ, क्योंकि 800 में से नंबर मिल रहे थे ना, 800 में से नंबर मिल रहे थे, तो 90% आपको निकालना है किसका? 800 का, तभी आपको पी की परसेंटेज निकलेगी। तो कैसे निकालोगे? 90% का मतलब क्या होगा? 90/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 800 की जगह वैसे ही रख दो। ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 9 को 8 से करो 72 और 0 बच गया था। यानी कि जो पी के मार्क्स आ रहे हैं वो 720 नंबर आ रहे हैं। तो पी के मार्क्स 720 हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्कूल में 10th में आपके परसेंटेज आए, कैसे निकालते हो? जितने नंबर आए डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको परसेंटेज ही पता है कि आपकी 60% आए, 10th क्लास में आपको 60% आए। अब कितने नंबर आए थे वो कैसे पता करोगे? तो 60% ऑफ नंबर कितने में से मिल रहे थे? 500 में से ना, तो वही करना होता है। तो 60/100 इंटू 500 किया, ये 0 0 कैंसिल, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर 300 नंबर आपके आ रहे थे। समझ गए? वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया। मुझे पता था पी जो है 90% मार्क्स ले रहा है, अब नंबर कितने आ रहे होंगे, तो 90% ऑफ कितने में से मार्क्स मिल रहे थे? 800 में से। जब इसको कैलकुलेट करा तो 720 मेरे पास आंसर आ गया, वही तो हमको बताना था। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर समझ आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, इसे भी ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, देखो यहाँ पर कहा हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, मैं थोड़ा इसको सीधा कर रहा हूँ, ये पेज टिल्ट हो गया होगा। ठीक है, हो जा सीधा अब। ठीक है, यहाँ पर कहा था वेजेस ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। वेजेस मतलब सैलरी है किसी वर्कर की, वो पहले 20% बढ़ती है, एंड सब्सिक्वेंटली रिड्यूस बाय 20%। पहले 20% बढ़ाते हैं, फिर 20% कम कर देते हैं। इफ द ओरिजिनल मंथली वेजेस इज ₹500। अगर स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल पैसे उसको मिल रहे थे, मंथली पैसे मिल रहे थे, वो 500 रुपए थे, बताओ फाइनल वेजेस कितने हो जाएंगे? देखो कहा गया है उसकी सैलरी पहले 20% बढ़ी थी, फिर 20% कम हो गई। ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 500 रुपए महीना। तो आपको क्या बोला है, बताइए उसके अब जो वेजेस है वो कितने बन जाएंगे फाइनली। अब आपको ऐसे नहीं करना कि पहले 500 का 20% बढ़ाओ, वो देखो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? 500 रुपए में। उसकी पहले सैलरी कितनी थी? 500 रुपए। फिर हुआ क्या, वो 20% बढ़ी है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर कोई चीज बढ़ रही है इसका मतलब क्या है? आपने सीधा सीधा क्या करना है, 20% बढ़ रही है, अपने आप में ये 100% है ना, तो अगर 20% बढ़ रहा है तो इसका मतलब 120% अब उसकी सैलरी हो गई है। तो 120% को हम 120/100 लिखेंगे। फिर दूसरे केस में क्या होता है, उसकी जो सैलरी है वो 20% कम हो जाती है। अब अपने आप में सैलरी तो 100% ही होती है, जब 20% कम हो गई इसका मतलब अब सैलरी 80% रह गई है। तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने ऐसे ही करना है, ना कि पहले 500 का 20% बढ़ाओगे, फिर उसमें ऐड करोगे, फिर 20% कम करोगे, माइनस करोगे। इतना बड़ा काम नहीं करना, इस तरीके से क्वेश्चन को कवर करना है। जो भी सैलरी थी या फिर जो भी प्राइस था ओरिजिनल, जो भी होता है वो लिख दिया, कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है वो सब कुछ मल्टीप्लाई करते जाओ, वहीं से कहानी खत्म हो जाएगी। अब जैसे ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल। मल्टीप्लीकेशन आपको करनी है, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करो 96 आ जाएगा, 96 को 5 से मल्टीप्लाई करना है,
5 को 6 से किया 30, 5 को 9 से 480 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फाइनली उसके पास क्या बन जाएगा, 480 रुपीज उसकी सैलरी बन जाएगी। और 480 रुपीज आपको किसी ऑप्शन में जरूर देखने को मिल रहा होगा, वो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में 500 भी देखने को मिल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 20% बड़ी थी, 20% कम हो गई, ये तो जीरो नेट जीरो बन गया, जितनी सैलरी थी उतनी रह गई, तो 500 को वो टिक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए में। वो गलत हो जाता है, क्योंकि अगर एक्चुअली में देखा जाए तो होता क्या है, पहले 500 रुपये सैलरी थी, फिर उसमें 20% इंक्रीमेंट होता है, फिर कुछ नया नंबर आ जाएगा, जो नया नंबर है फिर उसमें 20% कम होता है, तो उस वजह से नंबर सेम टू सेम नहीं रहता। ये बातों का ध्यान रखना होगा। ये अपने से कंसेप्ट मत लगा देना कि 20% बड़ी 20% कम होगी तो नेट जीरो हो गया, जो पहले थी वही बन जाएगी। तो ये आपको ऑप्शन में भी देखने को मिलता है। बस वही गलती हो जाती है, वो मिस्टेक नहीं करनी है। इस तरीके से सॉल्व करना, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कैलकुलेशन के ऊपर है कितना टाइम आप लगाते हो। तो इसी के साथ परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चन हम कैटेगरी कवर कर रहे थे, इसका एक लास्ट क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं, फिर आज के इस टॉपिक को भी एंड करते हैं। यहां पर कहा जा रहा है इफ ए's इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, ए की इनकम जो है वो 20% ज्यादा है बी से। ये कैटेगरी का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इसी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए's इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, ए की इनकम जो 20% ज्यादा है बी से। देन हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए, तो बताइए बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम हो जाएगी। समझिए, ए की इनकम 20% ज्यादा है बी से, तो ए किस पे डिपेंड कर रहा है, बी से, क्योंकि ए की इनकम 20% ज्यादा है बी से। तो बी का हमें कुछ पता नहीं है ऐसे केसेस में। जैसे एक क्वेश्चन में पहले भी कहा था पी क्यू आर वाली, उसमें आर किसी पे डिपेंड नहीं था, लेकिन आर का डाटा हमें दिया हुआ था, हमने आर को सॉल्व कर दिया, उसकी वजह से हमने बाकी सब कुछ भी सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन में भी वही है, ए डिपेंड है बी के ऊपर, बी की सैलरी पता लगेगी तभी तो हम बोलेंगे कि ए की इनकम 20% ज्यादा है बी से, लेकिन बी का कुछ डाटा हमें दिया ही नहीं हुआ, बी को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, जो भी सैलरी है जो भी आपको दिया होता है वो अपने 100 मान लेना है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है। आप 400 भी मान सकते हो, 300 भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो, कुछ भी ट्राई करके देखो, आंसर सेम ही आने वाला है। हम 100 क्यों एज्यूम करके चलते, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसका 20% निकालना है, आंसर 20 हो जाएगा। इसका 30% 30 ही होता है, इसका 45% 45 होता है, इसका 70% 70 होता है। तो मतलब वो परसेंटेज में डिफिकल्टी ना आए, इसीलिए हम उस नंबर को 100 मान के चलते हैं। बाकी आप 1000 मानो, 983 मानो, जो आपको ठीक लगता है वो मानो, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो हम 100 लेके चलते हैं। हम बोलते हैं कि जो बी की सैलरी थी वो 100 रुपीज थी। अब देखो ए की जो इनकम है वो कितनी है, ए की इनकम 20% ज्यादा है बी से। तो अगर ए की इनकम 20% ज्यादा है बी से, है ना, बी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये तो होगी बी की इनकम 20% ज्यादा, मतलब 120% हो जाएगी। अभी आपको समझाया था ना, अपने आप में 100% होता है, अगर 20% का इंक्रीमेंट होता है तो 120%, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पता है ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, ए की सैलरी 120 हो जाएगी। और आप ये नहीं भी करते तो भी आप बड़े मजे से बड़े आराम से बता सकते थे। क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है 20 रुपए है, 20% बढ़ना मतलब इसमें 20 ऐड करना पड़ेगा, तो ए की सैलरी 120 हमारे पास आ गई है। दोनों की मंथली इनकम हमें पता लगी। फिर वो पूछता है, आप हमें बताना है हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए, बी की इनकम ए से कितनी कम है। जी कोई इशू नहीं है, बी की इनकम कितनी कम है ए से, हमें ये बताना है। लेकिन परसेंटेज की टर्म्स में अगर सिंपल पूछा होता, मैं बोलता 20 रुपए कम है, इसकी 100 120 है, तो मैं बोलता बी की जो इनकम है वो 20 रुपए कम है। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि हाउ मच परसेंट, आपको बताना है कितने परसेंट बी की इनकम कम है, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। तो किसके हिसाब से पूछा जा रहा है, ए के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। जैसे हम मार्क्स लेते हैं 300 मार्क्स 500 में से, वैसे ही वही कितनी कम है किसके हिसाब से, ए के हिसाब से, तो ए की कितनी थी 120। समझ रहे ये पॉइंट, कितनी इनकम कम थी 20 रुपए, परसेंटेज निकालनी है, डिवाइड में क्या आएगा जिसके रिस्पेक्ट पूछा जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा जा रहा है, नीचे ए की हम सैलरी लिख देंगे। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा,
2 को 5 से करो, 2 को 6 से करो, 2 को 3 से करो, तो 2 को 10 से करो, तो कितना हमारे पास आ गया 50/3 आ गया। 50/3 ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन देखो ऑप्शन नंबर बी सी डी तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आप वैसे भी देखोगे तो 16 2/3 ही आएगा। 3 को 16 से करोगे 48, 48 प्लस 2 50, 50/3 ऐसे निकालते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ये भी आपको बेसिक मैथ वाली प्लेलिस्ट में कराया हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपके बेसिक से क्लियर नहीं है तो आपके लिए जरूरी बन जाता है कि आप बेसिक मैथ वाली प्लेलिस्ट पहले जाके देखो, वहां से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और बाकी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। जो भी आपको पढ़ाया इसी तरह के क्वेश्चन आपको वहां पर मिलते हैं, आपको वाकई में समझ आएगा वो कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है जब आप वो क्विज अटेम्प्ट करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लो, बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है। और वहां पे ग्रुप में भी आप अपने आप ऐड हो जाते हो, तो शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके थे। जो सोर्सेज है जहाँ से हमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है वो हमने अच्छे से कवर कर लिया, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो, चाहे वो कुछ फेमस बुक्स हैं उनके अथर क्या है, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया था। और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने कश्मीर की हिस्ट्री को स्टार्ट किया। लेकिन कश्मीर की हिस्ट्री को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, पहले आपको स्टोरी बताई, कश्मीर एक लेक हुआ करती थी, इस तरह की स्टोरी आपको सुनाई थी। और उसके बाद वहां का जो पहला एम्पायर था गोनंदा वाला, है ना, यानी कि महाभारत पीरियड की मैं बात करता, गोनंदा वन वहां पे किंग हुआ करते थे। वहां से हमने वो स्टोरी स्टार्ट करी थी और उसके बाद आगे कंटिन्यू करना था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे कश्मीर की हिस्ट्री को कंटिन्यू करने की जगह हम जम्मू की हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जम्मू की हिस्ट्री क्यों शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि हमने कश्मीर की हिस्ट्री को कहां से स्टार्ट किया, गोनंदा वन से। महाभारत का टाइम चल रहा था, गोनंदा वन का टाइम पीरियड था, लेकिन उससे भी पहले जम्मू की हिस्ट्री आती है। तो हमें जम्मू की हिस्ट्री से यहाँ से स्टार्ट करना होगा, और जम्मू की हिस्ट्री से कैसे वो कश्मीर की हिस्ट्री रिलेट करती है वो सब कुछ आपको समझ आएगा। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली जम्मू की हम हिस्ट्री कवर करने जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री कवर करने जा रहे हैं। एक वीडियो में कंप्लीट तो नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन जम्मू की एंशिएंट हिस्ट्री का आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं। देखो ये कहानी कब से स्टार्ट होती है, अगर हम भगवान राम की बात करें, उनके डिसेंडेंट आगे चल रहे थे इस तरीके से। एक डिसेंडेंट होते हैं अग्निवीर, जिन्हें अग्निवर्णा के नाम से भी जाना जाता है, कहीं पर अग्निवीर लिखा होता है। कई तरह के नाम आपको बुक्स में देखने को मिलते हैं, डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट नाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बात इन्हीं की करी जा रही है। लेट अस सपोज हम अग्निगिर नाम लेकर चलते हैं, यानी कि अग्निगिर तो इन्हीं का एम्पायर अभी चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि महाभारत पीरियड चल रहा था, या हम बोलेंगे कि शाहमीर डायनेस्टी थी, अफगान रूल था, वैसे ही रूल कौन से चल रहा है, अग्निगिर रूल चल रहा है। ठीक है, तो ये अयोध्या से आ जाते हैं, रावी यानी कि कठुआ वाले साइड में आ जाते हैं, वहां पे आके अपना एम्पायर एस्टेब्लिश स्टार्ट करते हैं। हम बात करें अग्निगिर की, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है लॉर्ड राम, भगवान राम की बात करें अयोध्या वाली साइड में हो गए, वहां से रावी नदी यानी कि कठुआ वाले साइड में आ गए, एम्पायर एस्टेब्लिश करना स्टार्ट करे। फिर आगे इनके पीढ़ियां चलती जाएंगी, वो उज्ज की तरफ आएंगे, धीरे करते करते जम्मू की तरफ आ रहे थे। तो आपको समझ आ रही है जम्मू की हिस्ट्री की स्टार्टिंग बेसिकली हो रही कहां से है। अब ये आगे जब इनके डिसेंडेंट आते जा रहे हैं तो एक टाइम पीरियड आता है जब अग्निगर्भ का नाम आ जाता है। स्टार्टिंग में अग्निगिर से हमने बात करी थी, हम अग्निगर्भ तक पहुंच चुके हैं। जो अग्निगर्भ राजा थे इनके 18 बेटे थे। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा, अगर आप जम्मू के रहने वाले हो या फिर जम्मू की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, ये दो नाम आप जरूर सुनते हो। लेकिन अग्निगर्भ की मैं बात करूं, ये राजा अग्निगर्भ के 18 बेटे थे। इन 18 में से दो बड़े फेमस रहे जिनके बारे में आप सभी को पता है, एक राजा बाहुलोचन और एक जम्बूलोचन। हम सबसे पहले बात करेंगे जो बड़े बेटे थे वो थे राजा बाहुलोचन। तो अग्निगर्भ के बाद किसकी टर्न आएगी, राजा बाहुलोचन की टर्न आ जाएगी, सबसे बड़े बेटे थे। अब ये ऑब्वियस ही बात, अब एम्पायर एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और राजा अग्निगर्भ का ऐसा था कि इन्हें लालच थी कि हम जितना एक्सपैंड कर सकते उतना एक्सपैंड करेंगे। तो जब तक राजा बाहुलोचन की टर्न आई थी, ये दारा नगरी एक टाउन स्टैब्लिश कर चुके थे, बाहु नगर स्टैब्लिश कर चुके थे। तो इन्होंने करा क्या था, जब ये दारा नगरी बनाई थी इन्होंने, यानी कि जम्मू तवी के एरिया के आसपास आप कह सकते हो, पहले कैपिटल क्या हुआ करती थी जम्मू रीजन की अगर हम बात करेंगे, एरावा इसकी कैपिटल हुआ करती थी। फिर बाद में जब राजा बाहुलोचन के टर्न आई, जब इन्होंने दारा नगरी स्टैब्लिश करी थी, फिर कैपिटल शिफ्ट करी थी एरावा से कैपिटल
दारा नगरी में शिफ्ट कर दिया। अब ये वो समय आ चुका है जब मेन सिटी जम्मू की जब हम बात करते हैं वहां पर हम आ चुके हैं, वहां पर कैपिटल शिफ्ट कर दी। लेकिन नगरी का नाम क्या है? दारा नगरी उसका नाम देखने को मिलता है। अब ऑब्वियस सी बात है, राजा बाहुलोचन की बात करेंगे, उनके नाम पे बाहू फोर्ट आपको देखने को मिलता है। हालांकि उस टाइम पर जो बना था वो थोड़ा अलग था। फिर बाकी जो जैसे डोगराज डेंसिटी की बात करेंगे, डोगरा डायनेस्टी आई थी, उन्होंने वहां पे मतलब रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करते गए, तो आज थोड़ा सिस्टम चेंज हो चुका है उसका। लेकिन जो ओरिजिन था वो बाहू फोर्ट की बात करेंगे, स्टार्टिंग बनाया इन्होंने था राजा बाहुलोचन के टाइम पर। इन्हीं के नाम पर भी बाहू फोर्ट आपको देखने को मिलता है। और तवी रिवर के लेफ्ट बैंक में आ जाता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है। ये बेसिक सी कहानी थी राजा बाहुलोचन की, ठीक है। फिर राजा बाहुलोचन का लेकिन हुआ क्या था, ये एक लड़ाई लड़ रहे थे चंद्रहार से, सियालकोट वाले साइड में। उस लड़ाई में ये हार जाते हैं। फिर आगे टर्न आते हैं राजा जम्बूलोचन की, जो इन्हीं के छोटे भाई होते हैं। राजा जम्बूलोचन आते हैं, ये बदला ले, रिवेंज लेना है, बदला लेना है। तो चंद्रहास को हरा देते हैं और अपने एम्पायर को और एक्सटेंड सियालकोट तक कहां तक आगे तक ले जाते हैं। तो राजा जम्बूलोचन का भी वो टाइम पीरियड आ चुका है। तो आप सभी ने वो स्टोरी सुनी है कि जम्मू का नाम जम्मू कैसे पड़ा था। इसके पीछे लगी 2-3 कहानियां सामने आती हैं, डिपेंड करता है कौन से सोर्स को यूज कर रहे हो। लेकिन सबसे फेमस जो कहानी है वो यही, जो आप सभी को पता है कि जब ये शिकार करने के लिए गए थे, और पहले जमाने में ऐसा होता था कि अब शिकार तो ऐसा है नहीं कि सुबह गए तो दिन को वापस आ जाओगे, जंगल में जाना है, शिकार ढूंढना है, कभी कभी 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं। तो वैसे ही शिकार पर गए थे, 2 दिन का समय हो चुका था इन्हें, और एक पहाड़ी में किसी कोने पर वो बैठे हुए थे। वहां से जो स्टोरी आप सुनते हो कि एक लाइन को और एक गोट को उन्होंने एक साथ पानी पीते हुए देखा, और देखा कि वो पानी पीने के बाद अपने अपने रास्ते में दोबारा से चले गए। तो उन्होंने सोचा कि भाई इतनी इंपॉर्टेंस जगह है ये, जहां पर मतलब ये दोनों एक दूसरे को मारने वाले हैं, लेकिन ये पानी पी के तो अपने अपने रास्ते में चले गए हैं। कितना पीसफुल एटमॉस्फेयर यहाँ पर है, इस जगह में जरूर कोई ना कोई शक्ति रहने हो, तो यहाँ पे टाउन स्टैब्लिश करना चाहिए। समझ लो ये कहानी थी वहां पे। तो उसके बाद फिर इन्होंने खुद भी शिकार करना छोड़ दिया था। मतलब उस, जैसे वो आपको सुना होगा अशोका के बारे में है ना, कि वो कलिंग वॉर हुई थी, फिर लड़ाई वगैरह छोड़ दी थी सब कुछ। तो वैसे राजा जम्बूलोचन की भी स्टोरी बनती है। जब ये सब कुछ इन्होंने देखा अपनी आंखों से, तो इन्होंने भी शिकार करना छोड़ दिया था, वहां पे टाउन स्टैब्लिश करा था। जम्बू, पूरा जम्बू करते करते जम्मू नाम पड़ गया, है ना। तो एक स्टोरी ये वाली बनती है, फिर एक स्टोरी ये बनती है दूसरे सोर्सेस में देखा जाएगा तो यहाँ पे जामुन के पेड़ बड़े हुआ करते थे, वहां से जम्मू नाम पड़ गया। लेकिन वो इतनी फेमस स्टोरी नहीं है। एक और एक पेड़ को लेकर है, जामत पेड़ को लेकर है, फिर वहां उस पेड़ से जम्मू का नाम जम्मू पड़ गया था। 3 तरह की स्टोरी सामने आती है, लेकिन सबसे फेमस ये राजा जम्बू लोचन से जो रिलेट करती है वही स्टोरी आती है। तो बेसिक आइडिया आपको लग रहा है, अभी तक यही अग्निगिर एम्पायर ही चलता जा रहा है। इसके बाद पांडवास का एम्पायर आएगा, अभी वो स्टार्टिंग नहीं हुई है, अभी अग्निगिर एम्पायर चल रहा है। क्या स्टार्टिंग की मैंने आपको क्या बताया अभी तक, रिवाइज करवा दूं। अयोध्या से कहानी स्टार्ट होती है। अयोध्या की अगर हम बात करेंगे, भगवान राम की बात करेंगे, 18 या 19वें डिसेंडेंट होते हैं अग्निगिर। ये रावी नदी के किनारे वाले साइड में आ जाते हैं, कठुआ वाले साइड में आ जाते हैं। फिर इसी तरह से पीढ़ी आगे चलती रहती है। अग्निगर्भ का टाइम पीरियड आता है, अग्निगर्भ के 18 बेटे होते हैं। 18 में से 2 बड़े इंपॉर्टेंट और फेमस हैं, एक राजा बाहुलोचन और एक राजा जम्बूलोचन। राजा बाहुलोचन बड़े बेटे थे, दारा नगरी स्टैब्लिश करी थी, दारा नगरी को कैपिटल एरावा से कैपिटल शिफ्ट करके दारा नगरी में लेकर आए थे। फिर एक लड़ाई होती है जहां पर ये हार जाते हैं, फिर उसका रिवेंज लेने के लिए इनके छोटे भाई राजा जम्बूलोचन जाते हैं, वो चंद्रहास को हरा देते और अपने एम्पायर को और एक्सटेंड करते हैं। उस फिर वजह से जम्मू की जो स्टैब्लिशमेंट आप कह सकते हो, जम्मू नगर जो है वो बनता है। अब इसके बाद आगे बेटे होते हैं पूरणकरण, यहाँ से कहानी आगे चलती है। और ये जो पूरणकरण, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, राजा पूरणकरण, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद कई सारे नाम में स्किप करने वाला हूँ। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला, 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये कैपिटल को जम्मू में शिफ्ट कर देते हैं। देखो जम्मू में कैपिटल आई कहां से, पहले अरावा वाले साइड से दारा नगरी में आई, फिर दारा नगरी से स्पेशल जगह जो जम्मू टाउन बना था वहां पे कैपिटल शिफ्ट करी है। और कैपिटल शिफ्ट किसने करी है, राजा पूरणकरण। अब राजा पूरणकरण की बात करेंगे, 2 बेटे थे, एक धर्मकरण और एक दयाकरण। तो हम जब जम्मू के हिस्ट्री को आगे पढ़ते तो हम दयाकरण से आगे सीक्वेंस इस तरह से चलते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे बेटे थे वो कश्मीर में चले जाते हैं, समझ गए हो। तो देखो यहां से पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। राजा पूरणकरण की बात करेंगे, 2 बेटे हैं, धर्मकरण और दयाकरण। यहाँ से पूरी स्टोरी चेंज होती है। एक बेटा जो आगे जम्मू में रूल करेगा, और वही हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, जो हम आगे राजा बौद्ध डायनेस्टी, राय डायनेस्टी वगैरह पढ़ेंगे, वो सारे आगे उन्हीं के आगे स्टोरी है। लेकिन इनके एक बेटे कहाँ चले गए, कश्मीर में चले गए। और डिपेंड करता है कौन से सोर्स को यूज करो, राजदर्शनी को यूज करो, वैष्णवल्ली को यूज करो, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग बताया, मेंशन करो किंग्स के नाम वगैरह। लेकिन हाँ इतना है कि यही इनके बेटे जो थे वो कश्मीर में गए थे, रूल करना स्टार्ट करा था।
किसी सोर्स में कहा जाता आगे 22 पीढ़ियों ने अगर रूल वगैरह करा था 650 या कुछ ईयर्स तक, और कहीं पे कहा जाता है 55 किंग्स ने वहां पे आगे रूल करा था, इनके आगे जो किंग वगैरह चल रहे थे। लेकिन जो भी था, ये सच है कि इन्होंने कश्मीर में जाके रूल करना स्टार्ट करा था। और जब इनके लास्ट राजा थे सोमदत्त करके नाम आता है, उन्हीं के बाद गोलंदा वन एम्पायर की स्टार्टिंग होती है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, जब जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हैं डायरेक्ट गोलंदा वन से स्टार्ट करते हैं, गोलंदा वन के पीछे भी सारी कहानी है और वो जम्मू की हिस्ट्री से रिलेट करती है। तो जो गोलंदा वन एम्पायर हमने पढ़ना स्टार्ट करा था, वो उसके पीछे इतनी बड़ी स्टोरी है, ये भी आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर के कंपेटिटिव एग्जाम का सिस्टम ऐसा रहता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो मैक्सिमम या अगर आएगा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से, तो वो कश्मीर की हिस्ट्री से आ जाता है। और यही रीजन बन जाता है कि जब कश्मीर की हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, आप कोई भी बेसिक कंपेटिटिव एग्जाम की बुक उठाते हो, तो वहां पर होता है क्या, कश्मीर की हिस्ट्री मेंशन होती है, जम्मू की होगी नहीं। किसी किसी बुक में दोनों जगह हिस्ट्री मेंशन होती है। या हम टीचर्स अगर पढ़ाएंगे, स्टूडेंट भी पढ़ेंगे, वो सिर्फ कश्मीर की हिस्ट्री पर फोकस करते हैं क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर जम्मू के हिस्ट्री से भी एग्जाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है जो बुक्स पब्लिश कर रहे हैं वो भी जम्मू पर फोकस करेंगे, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी जम्मू की हिस्ट्री में फोकस करेंगे, और जो पढ़ा रहे हैं वो भी जम्मू की हिस्ट्री पर फोकस करेंगे। सिर्फ कश्मीर की हिस्ट्री नहीं, जम्मू कश्मीर पूरे की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ लद्दाख की हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही तो रहा है, अभी कुछ देर पहले ही अलग हुए। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरी की पूरी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या वैसे भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो। फिलहाल फिर से टॉपिक की तरफ आते हैं। हम बात करते हैं पूरनकरण एक बेटा जम्मू में रूल कर रहा है, कश्मीर में चले गए हैं, और इन्हीं के टाइम पीरियड पर जो कैपिटल है वो जम्मू में शिफ्ट करी गई है। फिर इसी तरह से आगे चलते जा रहा है, आगे बेटा बेटा इस तरह से आएगा। टर्न आती है राजा शक्तिकरण की। अब ये नाम क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें कई जगह में राज शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है, शास्त्रों का ज्ञान था, शास्त्रीय कैलेंडर भी इन्होंने सामने लाया था, और जो डोगरी स्क्रिप्ट थी उस टाइम की वो भी इन्होंने इन्वेंशन उसके करी थी, इसीलिए ये राजा शक्तिकरण का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी जो हम पूरे अग्निगिर अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे, ये पूरा का पूरा अग्निगिर एम्पायर ही हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो अयोध्या से यहाँ पर आए थे। और इनके जो लास्ट रूलर हैं या लास्ट राजा हैं वो कौन है, राजा शिव प्रकाश। अब राजा शिव प्रकाश की बात करेंगे, इनकी लड़ाई होगी पांडवास के साथ, और उसके बाद पांडवास का एम्पायर जो जम्मू में स्टार्ट हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, अग्निगिर एम्पायर या अग्निवन एम्पायर जो हमारा यहाँ पर खत्म होता है, लास्ट राजा कौन से थे, राजा शिव प्रकाश। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी कोई भी एम्पायर है उसका लास्ट राजा कौन था वो आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ के बाद पांडवास का एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो, हेडिंग लगा देना पांडवास एम्पायर, और स्टार्टिंग यहां से करना। जो वहां के लास्ट राजा थे राजा शिव प्रकाश, और पांडवास की तरफ से होते राजा शैल्य। राजा शैल्य को जो पांडवास की हम बात करें महाभारत में, उनके मैटरनल अंकल यानी उनके मामा थे, यानी कि पांडवास के मैटरनल अंकल। और यहाँ के जो राजा शिव प्रकाश हैं, इनके बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, और जीतेंगे कौन, राजा शैल्य जीतेंगे। और इसी के बाद नई डायनेस्टी यहाँ पर स्टार्ट होती है, कि पांडवास का एम्पायर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर यही आगे सिस्टम चलता है, बीच में कुछ राजा आते हैं वो इतना सही नहीं होते हैं, वीक होते हैं, कैपेबल नहीं होते, लेकिन एक टाइम पीरियड आता है जब राजा बब्रुवाहन का टाइम पीरियड आता है। राजा बब्रुवाहन भी, यानी कि जम्मू के रीजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो मानसा सुरिनसर लेके बात करते हो, वो वाले एरिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ पांडवास एम्पायर में आ रहा है। अग्निगिर एम्पायर खत्म हो चुका है, पांडवास एम्पायर की बात कर रहे हैं। हमने सबसे मेन राजा शैल्य की बात की, फिर आगे बढ़ते बढ़ते अब राजा बब्रुवाहन की बात कर रहे हैं। राजा बब्रुवाहन कौन थे, ये अर्जुन, महाभारत में आप अर्जुन का नाम भी सुनते हो, उनके बेटे होते हैं बब्रुवाहन। अब अगर आप कभी मानसर वाली साइड गए, सुरिनसर की तरफ गए हो, वहां पर आपने स्टोरी अगर सुनी है या नहीं भी गए तो भी स्टोरी सुने, तो आपने राजा बब्रुवाहन का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज क्लियर हो जाएगा। राजा बब्रुवाहन की बात करेंगे, उस टाइम पे जब महाभारत का टाइम पीरियड चल रहा था। रिलेट करना, कश्मीर की हिस्ट्री बता था, महाभारत का टाइम पीरियड था, यहाँ पे भी महाभारत का टाइम पीरियड चल रहा है, दोनों जगह सेम सिस्टम है, बस वहां पे राजा अलग है, यहाँ पे राजा अलग है, वहां पे कहानी अलग है, यहाँ पे कहानी अलग चल रही है। जम्मू कश्मीर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे राजा बब्रुवाहन है, जम्मू वाले साइड में अर्जुन के बेटे हैं, महाभारत का टाइम पीरियड चल रहा है, अज्ञातवास पे गए हुए वहां पर। तो आपको पता है उस टाइम पे अश्वमेध यज्ञ करे जाते थे। एक घोड़ा है अश्वमेध घोड़ा, उसको छोड़ दिया, वो जहां जहां पर जाएगा वो सारा एरिया पांडवास का होता जाएगा।
अगर कोई इस घोड़े को रोकने की कोशिश करेगा, इसका मतलब क्या है, वो पांडवा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ऑब्वियस बात है पांडव तो आराम से हरा ही देंगे, तो वो एरिया के कंट्रोल में आ जाएगा। अब इनका जो घोड़ा था वो आगे कंटिन्यू चलता जा रहा था। जब वो इनके एरिया में पहुंचता है जहाँ पे राजा बब्रुवाहन का रूल है, जब वहां पर पहुंचता है, जो कहानियों में कहा गया है, जो सोर्सेज में कहा गया है, मैं वही सब आपको बता रहा हूँ। जब इनके यहाँ पर पहुंचता राजा बब्रुवाहन के यहाँ पर, तो ये राजा बब्रुवाहन अभी एज में इतने ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं अगर हम कंपैरिजन वगैरह करेंगे। तो ये उस घोड़े को रोक लेते हैं। अब इस घोड़े को रोक लिया तो उसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है, अगर घोड़े को रोक दिया तो इसका मतलब उन्होंने पांडवास को बुलाया है लड़ाई लड़ने के लिए। तो पांडवा सामने, देखिए अर्जुन सामने आते, क्योंकि अर्जुन का घोड़ा वो होता है, तो अर्जुन जब सामने आते तो लड़ाई होती है। अब इसमें कई तरह की कहानियां आती है, कुछ में कहा जाता है कि नहीं पहले ही पता था कि ये मेरे पिताजी हैं और अब इन्होंने इनका घोड़ा रोक दिया तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। कुछ में कहा जाता है कि नहीं पता नहीं था इस बारे में। जो भी था, राजा बब्रुवाहन और अर्जुन की यहाँ पर लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में राजा बब्रुवाहन के तीर की वजह से अर्जुन का कहीं पर कहा जाता है कि वो बेहोश हो चुके थे, कहीं पर कहा जाता है कि सर कट का था, लेकिन इतना है कि बब्रुवाहन यहाँ पर जीत रहे थे। फिर बाद में जब इनको पता लगता है कि हाँ ये मेरे ही पापा हैं, तो फिर इनको बताया जाता है कि इनको बचाना है, कि मनी लानी पड़ेगी, और मनी लाने के लिए आपको नागों से लड़ना पड़ेगा। तो फिर वो नागों से लड़ने के लिए जाते हैं, तो सुरिनसर जो खाली जगह है, जहाँ सुरिनसर पे खाली जगह रहती है, तो वहां से तीर लगाते हैं और सुरंग आती है, वहां से फिर नागों से लड़ाई लड़ने जाते हैं। तो सुरिनसर से सुरिनसर नाम पड़ गया, जहाँ पे सुरंग थी वहां से गए थे। और वो मनी लेके जहाँ से बाहर आते उसे मनीसर कहा जाता है, तो आज के टाइम पे उसका नाम मानसर पड़ गया है। तो मानसर सुरिनसर की यही सारी कहानी बन जाती है। तो इस तरह से सब कुछ स्टोरी है जो आपके आती है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। राजा बब्रुवाहन का नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। और अब पांडवास एम्पायर की बात करिए, पांडवास एम्पायर में जो लास्ट राजा होते हैं वो होते हैं राजा बालीकरण। दो एम्पायर हमने पढ़ लिए, एक अग्निगिर एम्पायर हमने पढ़ लिया, और हमने पांडवास का एम्पायर भी पढ़ लिया। एंशियंट हिस्ट्री जम्मू की बात करेंगे, दो एम्पायर खत्म होने के बाद तीसरी डायनेस्टी, तीसरा एम्पायर भी यहाँ पर आता है, वो आता है राजा बौद्ध डायनेस्टी। अब राजा बौद्ध डायनेस्टी, ये वो डायनेस्टी है जिसके बाद हमें जम्मू की हिस्ट्री एग्जैक्ट डेट्स के बारे में भी पता लगना स्टार्ट हो जाता है। वंशावली जम्मू की अगर हम उठा लेंगे तो वहां पर इनकी एग्जैक्ट डेट्स मेंशन है। इसके बाद ये वो टाइम पीरियड है जब किसी भी राजा का आपको पता करना टाइम पीरियड कब था, रूल कब किया था, वो एग्जैक्ट डेट भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वही राजा बौद्ध डायनेस्टी जो है, इसका वंशावली जम्मू में मेंशन करा गया है। अब राजा बौद्ध डायनेस्टी स्टार्टिंग कहां से होती है, यहाँ पे पांडवास एम्पायर के लास्ट राजा कौन है, राजा बालीकरण। अब राजा बालीकरण की बात करेंगे, इनकी लड़ाई होती है राजा बौद्ध अर्जुन से। अब जब इनकी लड़ाई होती है राजा बौद्ध अर्जुन से, तो वहां पे राजा बौद्ध अर्जुन जीत जाएंगे। अगर राजा बौद्ध अर्जुन जीत जाएंगे, इसका मतलब क्या है, तभी तो बौद्ध डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट होगी। तो जम्मू में एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है, राजा बौद्ध डायनेस्टी। अब इसमें भी कई तरह के रूलर्स रहते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस पोर्शन में कवर करना है वो ये है अलेक्जेंडर की इन्वेजन, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था 326 बीसी का, जब अलेक्जेंडर ने यहाँ पर इन्वेड करा था, आक्रमण करा था। जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, उस टाइम पीरियड पर जम्मू में रूल कौन कर रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। तब जम्मू में थे राजा अजय सिंह। हालांकि ये लड़ाई लड़ रहे थे, दामोदर वगैरह बाकी सभी भी जो है वो अलेक्जेंडर से लड़ाई लड़ रहे थे, अच्छे खासे टक्कर उन्हें दी थी, लेकिन फिर भी हार गए थे। फिर आगे उनका भाई या बेटा बोलो विजय सिंह आते हैं। इस तरह से फिर आगे करते करते राम गुप्ता आते हैं। अब राम गुप्ता इसमें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो रामगढ़ फोर्ट आप सुनते हो, इनके द्वारा बनाया गया, इनके टाइम पीरियड पर बना था। रामगढ़ी राजपूत क्लैन, इनके द्वारा स्टार्टिंग करी गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं राजा बौद्ध डायनेस्टी के, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट आपको बताऊंगा जम्मू की एंशिएंट हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा है। एक अग्निगिर एम्पायर हमने पढ़ लिया, अग्निगिर एम्पायर के बाद पांडवास का एम्पायर पढ़ा, और राजा बौद्ध डायनेस्टी पढ़ी है। अभी एक दो डायनेस्टी और पढ़नी है, तो जम्मू की एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, जम्मू के मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट किया जाएगा। तो इसी के साथ आज के इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। शेयर जरूर कीजिएगा। रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक जो हम स्टार्ट कर चुके थे, उसकी एक और कैटेगरी कवर करनी है, वो आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बेसिक कंसेप्ट समझा दूंगा, क्वेश्चन एक दो कवर करवा दूंगा, फिर बाकी आपका काम है प्रैक्टिस करते जाना है। और प्रैक्टिस का आपको पता ही है कैसे करना है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वो परफॉर्मेंस टेस्ट जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे जाके क्विज अटेम्प्ट करते रहना। देखो शैडो बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या, पहले बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इसका जो वो समझ लो। आपने सुना है सनराइज इन द ईस्ट, और डायरेक्शन में आपको पता है ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ और साउथ है। तो जब ये सनराइज की बात होगी, अब सुबह के टाइम में सनराइज होगा ना, मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग बोलो या फिर सनराइज बोलो, एक ही बात रहने वाली है।
जब भी मॉर्निंग की बात हो गई या फिर सनराइज की बात हो गई, हम बोलते हैं सनराइज इज इन द ईस्ट, इसका मतलब कि तब सूरज कहाँ पर होगा, तब सूरज इस साइड में रहने वाला है। और जब भी शैडो बनती है वो अपोजिट में बनती है, तो इसका मतलब ये होगा कि मॉर्निंग का केस है या फिर सनराइज का केस है, तो हमें पता है सनराइज इज इन द ईस्ट, सूरज इस तरफ होगा। अब जो शैडो बनेगी वो इन दो बॉक्सेस में कहीं पर बनने वाली है, यहाँ पर शैडो नहीं बनने वाली क्योंकि शैडो अपोजिट में बनती है, इसका अपोजिट इस साइड है, तो जब भी शैडो बनेगी वो या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनने वाली है। ये कंसेप्ट क्लियर होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कहते हैं सनसेट्स इन द वेस्ट, तो सनसेट की बात होगी या फिर इवनिंग की बात कर लो, उस टाइम पे सूरज यहाँ पर होगा। अगर इवनिंग वाला केस होगा या सनसेट वाला केस होगा तो शैडो कहाँ बनेगी, या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी। एक ये कंसेप्ट आपको समझना है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही देखना है कि वहां पर क्या बोला हुआ है, सनराइज बोला हुआ है या सनसेट बोला हुआ है, मॉर्निंग बोला है या इवनिंग बोला है। उसके हिसाब से अपने पहले ही बता देना सन कहाँ पर बनने वाला है और शैडो कहाँ पर बनने वाली है। अब दो तरह के कंसेप्ट और आते हैं, या तो वो बोलता है फेस टू फेस, है ना, ऐसे बोलता है। अगर वो फेस टू फेस बोलेगा तो इसका मतलब अगर एक आदमी नीचे की तरफ देख रहा है, दूसरा आदमी यहाँ पे उसी की तरफ देख रहा है, तब भी तो फेस टू फेस बोलेंगे। तो फेस टू फेस का मतलब क्या हो गया, ऐसे अगर एक नीचे देख रहा है दूसरा ऊपर देख रहा है तब भी एक दूसरे को फेस टू फेस देख रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में सनराइज सनसेट तो देखना ही देखना है, साथ ही साथ ना फेस टू फेस बोला हुआ है या बैक टू बैक बोला हुआ है। अगर बैक टू बैक बोला होगा तो कैसे आपको बता देना है, जैसे मान के चलो एक अगर यहाँ पर ऊपर देख रहा है तो दूसरा कहाँ देख रहा होगा, नीचे की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि फेस टू फेस वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये बात भी आपको समझ आ गई, इसमें भी किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। दो बातें आपने सीख ली, एक हो गया सनराइज सनसेट वाला और दूसरा हो गया फेस टू फेस है, फेस टू फेस नहीं है। अब देखो एक बात समझो, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सन यही कंसेप्ट समझो, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हम सनराइज वाला केस लेके चलते हैं, इसका मतलब सनराइजेस इन द ईस्ट, तो सूरज कहाँ पर है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ये हम केस लेके चल रहे हैं। तो हमने ये भी बोल दिया जो दो आदमी हैं वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं। फेस टू फेस इसका मतलब अगर एक यहाँ देख रहा है दूसरा यहाँ पर देख रहा होगा, ये फेस टू फेस भी हमारे पास आ गया। ठीक है, हमें इतना कंफर्म है कि शैडो या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी। क्यों, सनराइज का केस लेकर चल रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगा, इसके हिसाब से मुझे कहां पर आना पड़ रहा है शैडो के लिए, इस तरफ आना पड़ रहा है। तो आपको पता है मूवमेंट कैसे करनी पड़ रही है, ऐसे घड़ी की तरह मूवमेंट करनी पड़ रही है, यानी कि राइट साइड मूवमेंट करनी पड़ रही है। तो इसके हिसाब से जब मैं देखूंगा तो ये राइट साइड हो जाएगा, और इसके हिसाब से देखूंगा तो मुझे जब यहां पर आना है तो उल्टा घूमना पड़ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। इसका मतलब इसके हिसाब से लेफ्ट साइड हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, लेफ्ट राइट आपको समझना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि जब मैं ऐसे टर्न कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर रहा हूँ तो राइट साइड, और जब यहाँ की शैडो बन रही है वो लेफ्ट साइड बन रही है। या तो ये केस होने वाला है। अगर अपोजिट केस बन जाएगा तो वो किस तरह का बनेगा, अपोजिट केस में आपको पता है फेस टू फेस वो बात नहीं करेंगे। अगर फेस टू फेस बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक जैसे मान के चलो ऊपर देख रहा है दूसरा नीचे देख रहा है, ऐसे वाला कंसेप्ट चल रहा होगा। ऐसे केस में अगर मैं बोलूंगा क्योंकि सूरज अभी भी यहीं पर है तो शैडो यहाँ पर या फिर यहाँ पर बननी है, तो इस केस में इसके हिसाब से देखूंगा तो शैडो कहाँ जा रही है, ये उल्टा घूमना पड़ रहा है। इसका मतलब अब जो शैडो लेफ्ट साइड में बन रही है और इसके हिसाब से शैडो यहाँ यानी कि राइट साइड में बन रही है। तो आपको यहाँ पे कोई याद नहीं करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड, आपको देखने की एरो किस तरफ है। अगर एरो ऊपर की तरफ है तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है शैडो इधर बन रही है तो मुझे इधर आना पड़ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड आना पड़ रहा है। वैसे अगर एरो नीचे की तरफ है मुझे सीधा क्लॉकवाइज घड़ी की तरफ घूमना पड़ रहा है, इसका मतलब शैडो राइट साइड बन रही है। ये केस बन सकता है ना, सनराइज के दोनों केस करवा दिए। वैसे ही सनसेट का मैं आपको एक केस करवा देता हूँ, बाकी दूसरा आपको खुद समझ आ जाएगा कैसे करना है ना। तो सनसेट वाला भी केस लेकर चलते हैं हम। अगर यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लूँ सही तरीके से, तो देखो वही हमारे पास केस आ जाएगा। यहाँ पर सनसेट की बात कर रहे हैं, इवनिंग की बात कर रहे हैं, सूरज यहाँ पर है तो क्लियर है कि शैडो या फिर यहाँ बनने वाली है
या फिर यहाँ बनने वाली है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं फेस टू फेस। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में फेस टू फेस वाले आते हैं, तो ये फेस टू फेस बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ शैडो यहाँ पर बन रही है, तो इसके हिसाब से मैं अगर देखूंगा तो कैसी मूवमेंट करनी पड़ रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी पड़ रही है। इसका मतलब शैडो लेफ्ट साइड में बन रही है। और इसके हिसाब से देखूंगा तो घड़ी की तरफ मूवमेंट करनी पड़ रही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी पड़ रही है, शैडो राइट साइड में बन रही है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको क्लियर होगा। पहले ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, अगर नहीं समझ आए वीडियो को दोबारा से देखो। एक सनराइज सनसेट का क्या केस है वो समझ लो, फेस टू फेस का मतलब क्या होता है और लेफ्ट राइट क्या है। ये तीन बातें अगर आपको समझ आ गई तो किसी भी तरह की क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आएगा, आप इजीली कर लोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, आप इसे देखो, ट्राई करो, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पर कहा गया शामा या शमा जो भी लिखा हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट। देखो एग्जाम में पहले क्लियरली मेंशन करो कि कौन सा केस चल रहा है, सनसेट है। मैं रफ में बना देता हूँ, सनसेट है इसका मतलब सन सेट्स इन द वेस्ट, तो सूरज यहाँ पर है, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि शमा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट, शमा जो सनसेट के टाइम पर स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द अपोजिट साइड ऑफ सन, वो सूरज के अपोजिट साइड में चलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। एंड देन शी टर्न्स राइट, फिर वो राइट साइड टर्न करती है, एंड राइट अगेन, और एक बार फिर से राइट साइड टर्न करती है। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है। अब देखो क्वेश्चन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। शमा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट का टाइम है, सूरज यहाँ पर है। स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन, सन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। अब मुझे बताओ सूरज खुद इस तरफ है, अगर वो इस तरफ मूव करके तो वो अपोजिट डायरेक्शन हो नहीं सकता, सन के अपोजिट में जाना है, इसका मतलब दूसरी तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। तो उसने मूवमेंट किस तरफ स्टार्ट की, शमा ने उस तरफ चलना स्टार्ट किया। मैं एरो बता रहा हूँ कि उसने उस तरफ चलना स्टार्ट किया था। फिर यहाँ पे कहा जाता है एंड देन शी टर्न्स राइट, फिर वो राइट साइड टर्न करती है। आपको तो राइट साइड का मतलब होता है क्लॉकवाइज घड़ी की तरह घूमना, तो राइट साइड इसका मतलब वो यहाँ पर कहीं पर मूवमेंट कर रही है। ये तो बताने कि कितने किलोमीटर मीटर मूव कर रहे हैं, हम कितना भी बना सकते हैं। और फिर उसके बाद कहा गया एंड राइट अगेन, फिर दोबारा से राइट साइड टर्न करते हैं। अब यहाँ से राइट साइड मतलब घड़ी की तरह घूमना है क्लॉकवाइज, तो ऐसे आएंगे, वो दोबारा से राइट साइड घूम रही है, मूवमेंट कर रही है। तो बताओ विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, अब वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रही है। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, आपको बताइए, ईस्ट है और ये वेस्ट है, इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन होती है, इसका मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही है। ऑप्शन बी में आपको वेस्ट देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। आगे नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन कराऊंगा, इस कैटेगरी के 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप आराम से कर लोगे, अगर ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आ गए। ध्यान से समझना, जितने भी कंसेप्ट अभी आपको मैंने करवाए शैडो बेस्ड वाले, वो सारे यहाँ पर यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। कहा गया वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मॉर्निंग यानी कि सनराइज का केस दिया गया आपको। रिया एंड लवली वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट तिलक स्क्वायर। रिया और लवली एक दूसरे से फेस टू फेस बात करें, तिलक स्क्वायर में भी वो प्रेजेंट है। इफ लवलीज शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया, लवली की शैडो रिया के एग्जैक्टली राइट साइड में बन रही है। विच डायरेक्शन लवली वॉज फेसिंग, लवली कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही थी। अब यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करते हैं। केस कौन सा था, मॉर्निंग वाला था। मॉर्निंग का केस था, इसका मतलब क्या है, सनराइज का केस है, यानी कि सूरज यहाँ पर है, तो शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी या फिर यहाँ बनेगी। इतना हमें क्लियर हो गया। कहा था टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस बात करें, इसका मतलब अगर एक नीचे की तरफ देखा तो दूसरा इधर ऊपर की तरफ देख रही है, तभी ये फेस टू फेस बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फेस टू फेस बात करवा दी। उसके बाद कहा जाता है लवलीज शैडो। अब ठीक है, आपने ऐसा करना है, जब भी क्वेश्चन करना आपने देखते कि सूरज कहाँ पर है, शैडो कहाँ बनेगी, फेस टू फेस जो भी है आपने वो बना दिया। अब मुझे बताओ इसके हिसाब से कौन सा साइड है। इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा ये राइट साइड है, और इसके हिसाब से देखूंगा तो लेफ्ट साइड है। इतना काम आपने भी करना अगर आप बिगिनर हो, वरना आप बड़े मजे से कर लोगे। ये लाइन जो आपको बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है। इफ लवलीज शैडो, किसकी शैडो, लवली की शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया। अब मुझे बताओ राइट कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यहाँ पे तो राइट आ ही नहीं, इसका मतलब इस केस की बात कर रहे हैं। कह रहे कि लवली की शैडो जो है वो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया,
वो रिया के राइट में है। इसका मतलब ये रिया होगी तभी उसका राइट साइड ये होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लेफ्ट या राइट की बात कर रहे हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ। उसने कहा था कि रिया के राइट में, तो राइट ये है, तो रिया ये होगी तभी उसका राइट होगा। रिया में यहाँ पे बना नहीं सकता क्योंकि फिर लेफ्ट साइड हो जाएगा। उसने कहा कि रिया के राइट में है, राइट ये है और रिया के राइट में है, तो ये कौन हो जाएगी, ये रिया हो जाएगी। फिर से चलते हैं। इफ लवली शैडो, लवली की शैडो कहां पर है, वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया। रिया के राइट में किसकी शैडो है, लवली की शैडो है। यानी कि जो शैडो बन रही है किसकी बन रही है, लवली की शैडो बन रही है। ये बात आपको समझनी है। जिनको कंफ्यूजन है एक बार मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा। कहा गया था लवली की शैडो, यानी कि शैडो किसकी बन रही है, लवली की बन रही है। अब शैडो यहां बनेगी यहां बनेगी, तो कहा था जो लवली की शैडो वो कहां पर है, तो राइट ऑफ रिया, रिया के राइट में है, राइट साइड में है। इसका मतलब यहां पर है, लेकिन किसके राइट में, रिया के राइट में है, तो रिया ये होगी तभी तो उसका राइट होगा। अगर कहा होता कि लवली के राइट में है तो मैं यहाँ पे लवली बना देता, क्योंकि लवली का राइट ये आ जाएगा। जिसका भी राइट है ना तो वो नाम आपको यहाँ पर लिख दिया। रिया का राइट था, मैंने यहाँ पे रिया लिख दिया। और शैडो किसकी बन रही थी, लवली की, मैंने यहाँ पे लवली बना दिया। ठीक है। अब देखो दो लड़के थे, रिया और लवली फेस टू फेस बात कर रही थी। अब अगर ये रिया होगी तो ये लवली हो जाएगी। ये कहानी आपको समझ ली, क्योंकि फेस टू फेस बात कर रहे थे ना, शैडो के बाबी बात नहीं कर रहे, वो लड़के फेस टू फेस बात कर रही थी। अगर एक्चुअल में ये रिया है, दूसरी लड़की कौन हो जाएगी, लवली हो जाएगी, तो लवली यहाँ पर आ जाएगी। तो कहा जा रहा है लवली कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, लवली का फेस कौन सा, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साइड। इसका मतलब लवली जो है वो नॉर्थ साइड में फेस कर रही है। अगर आपको डिफिकल्टी आई है तो टेंशन मत लो, एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसी तरह का, वहां से आपके कंफ्यूजन जो भी है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो और ये क्वेश्चन लास्ट भी करेंगे इस कैटेगरी का। बाकी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पे जाके प्रैक्टिस कर लेना है। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, वहां पे जाके आप उसको ज्वाइन कीजिए। 99 रुपीज प्राइस रहने वाला है। जितना भी पढ़ाता हूँ डेली बेसिस पे, चाहे जो भी सब्जेक्ट आपको करवा रहा हूँ इस वीडियो में, सभी सब्जेक्ट का वहां पर टेस्ट आपको डेली बेसिस पर मिलता है। वहां पे जाके रिविजन वगैरह कर सकते हो। और जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी आपको समझ जाएगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अप्लाई भी कर पा रहे हो या नहीं। यहाँ पे कहा गया वन इवनिंग, इवनिंग का केस है, बिफोर सनसेट, इवनिंग यानी कि सनसेट का केस चल रहा है। टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड हैं, गोपाल एंड राम, वो टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इफ राम शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, राम की शैडो उसके राइट साइड में बन रही है। विच डायरेक्शन वाज गोपाल फेसिंग, इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं भी ट्राई करवा देता हूँ। कहा जा रहा है इवनिंग का केस है, ठीक है, इवनिंग का केस है। इसका मतलब क्या है, सूरज कहां पर है, सन यहां पर है, तो शैडो कहां बनेगी, या तो यहां बनेगी या तो यहां बनेगी। दो फ्रेंड है गोपाल और राम, वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना, तो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक यहाँ पर देख रहा है, दूसरा यहाँ पर ऐसे देख रहा होगा, तभी फेस टू फेस बनेंगे। ठीक है। अब आपको मैंने क्या कहा, इसके हिसाब से कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है, इसके हिसाब से कौन सी है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड में शैडो बन रही है, राइट साइड में शैडो बन रही है। अब क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लाइन, इफ राम्स शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, राम की शैडो कहां पर है, उसके राइट साइड में है। यानी कि राइट साइड में किसकी शैडो है, राम की शैडो है, राम की शैडो है यहां पर राइट साइड में। लेकिन किसके राइट साइड में, कहा गया है इफ राम शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, मतलब उसी के राइट साइड में है, तो ये राम होगा, तभी राम का राइट साइड ये होगा। अगर लिखा होता इफ राम शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ, जो दूसरे नाम दिया गोपाल, तो गोपाल का राइट होता तो मैं यहाँ पे गोपाल लिख लेता, लेकिन गोपाल का मेंशन ही नहीं करा गया। कहा गया कि राम की शैडो राइट साइड में, लेकिन किसके राइट में, हिज, हिज मतलब उसके लिए यूज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी राम ही है। ये बात आपको समझनी होगी। तो राम के राइट साइड में शैडो बनी है। ठीक है। अब अगर ये राम है, दूसरा गोपाल हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, लास्ट में आपसे पूछा गया है विच डायरेक्शन वाज गोपाल फेसिंग, गोपाल कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा था, गोपाल नीचे की तरफ फेस कर रहा था, इसका मतलब गोपाल साउथ की तरफ फेस कर रहा था। बस ये कंसेप्ट आपको समझना है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो इसके आप सारे क्वेश्चन आप आराम से कवर कर लोगे, किसी तरह की डिफिकल्टी आपको यहाँ नहीं आएगी।
तो फिर यहाँ पर देखो मेन कंसेप्ट क्या है, आपको क्या समझना है, एक बार में जिनको कंफ्यूजन उनको बता देता हूँ, जिनको समझ आ गया उनकी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जनरली कंफ्यूजन रहता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना कि सनराइज और सनसेट है, जहाँ पे भी सूरज है वहां बना देना है। फिर आपने लेकर शेडो अपोजिट में बनेगी, फेस टू फेस है क्या, फेस टू फेस दिया हुआ तो ऐसे बना देना है। देख लो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये सारा काम कर लेना है। फिर वो बोलते हैं कि किसी की शेडो है, अगर किसी की शेडो राइट साइड में है तो उस बंदे की शेडो यहाँ पर आ जाएगी। फिर वो बोलते हैं कि किसके राइट साइड में है, अगर दूसरे बंदे का नाम दिया होगा तो दूसरे बंदे का नाम यहाँ पे लिख दो, अगर हिज या हर लिखा होगा जिसकी शेडो है उसी का नाम लिख दो। बस ये कंसेप्ट का ध्यान देना है। ये लास्ट टाइम मैं फिर से रिपीट करूंगा, कहा होगा कि किसी की शेडो राइट साइड में है, जिसकी शेडो राइट साइड में है उसका नाम यहाँ पर लिख दो। फिर किसके राइट साइड में है, अगर दूसरे बंदे का नाम होगा दूसरे बंदे का नाम यहाँ पे लिख दो, अगर हिज या हर दिया होगा जिसकी शेडो थी उसी का नाम यहाँ पर लिख दो। बस फिर क्या है, एक बंदे का नाम आपको पता लग गया, दूसरे बंदे का नाम यहाँ पे लिख दो। अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो नॉर्थ साइड, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो साउथ साइड। यहाँ से जो है इसका कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो डायरेक्शन सेंस के मैक्सिमम पोर्शन जो है आपके कवर हो चुके हैं। बाकी किसी तरीके का डाउट होगा आप मुझे बताइएगा, मैं आपको जरूर कवर करवाऊंगा। अगर और कैटेगरी कवर करना चाहते हो मैं और कैटेगरी भी आपको कवर करवा दूंगा। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि अब जो नया टॉपिक आपके लिए वो स्टार्ट करा जाए। डायरेक्शन सेंस आपका कंप्लीट हो गया है, लेटर सीरीज कंप्लीट हो गया है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज कंप्लीट हो गया है, आगे भी कवर करते जाएंगे। लेकिन जो पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते जाइए। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, उसका बेनिफिट रहने वाला है। जैसे आप वो ज्वाइन करते हो आप खुद ब खुद एक ग्रुप में ऐड हो जाते हो, तो जो भी डाउट वगैरह आपको रहते हैं वो आप उस ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हो। और भी स्टूडेंट वहां पर हैं, आप क्विज वगैरह वहां पर शेयर कर सकते हो, कुछ एमसीक्यू वहां पर शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा वो वहां पर शेयर कर सकते हो। वहां पर डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो। जितने डिस्कशन करोगे उतना बेटर आपके लिए वहां पर रहने वाला है। तो फिलहाल इस टॉपिक को एंड करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सितंबर मंथ के जो हमने करंट अफेयर स्टार्ट किए थे उन्हें आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले कई तरह के सितंबर के जो करंट अफेयर्स वो हम डिस्कस कर चुके हैं। डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स आते हैं, आप आराम से याद कर सकते हो। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, ये करंट अफेयर्स अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन करंट अफेयर का आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और यहाँ से एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने ही वाला है, गारंटीड है। क्योंकि यहाँ पर बात करें जो होसाला के जो टेम्पल्स हैं उन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे हम इंडियन हेरिटेज साइट्स की नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होसाला के टेम्पल को ऐड कर दिया। और होसाला के आपको 3 टेम्पल आते हैं, आपके सामने स्क्रीन में नाम भी देखने को मिल रहे हैं। बेलूर वाला है, हेलिबिड है और सोमनाथपुरा है। ये सभी कहाँ पर है, कर्नाटका में है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर से बोलूंगा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्हें ऐड कर दिया गया, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। और आपको पता है कितने हजारों साल पहले ये टेम्पल्स बनाए गए थे। हो सकता है कि आपको मैं स्क्रीन में इनकी इमेजेस भी दिखा रहा हूँ। और हालांकि ये सभी कंट्रीज का होता है कि ये अपने जो भी उनको लगता है कि हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है ना, उन्हें वो यूनेस्को तक पहुंचाता। तो हमारे इंडिया ने 2014 में पहुंचाया था वहां पर, और फाइनली 2023 में उन्हें लगा हाँ उन्हें अप्रूवल यहाँ पर दे दिया और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से ऐड कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला रहता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की आज हम बात करेंगे, सामने स्क्रीन में चल रहा है। आपको पता है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन चुकी है, वहां पर सेशंस भी चलना स्टार्ट हो चुके थे वहां पर। तो अब जो पुरानी बिल्डिंग थी जहां पे पहले हुआ करता लोकसभा राज्यसभा, जो पुरानी बिल्डिंग है उसका नाम चेंज कर दिया और नाम चेंज करके रखा है संविधान सदन। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसका नाम क्या है, संविधान सदन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हाउस अगर आप इंग्लिश में बोलोगे, ये उसका नाम रखा गया था। और आपको पता है इसको जैसे एडविन लुटन्स की बात करें, हर्बर्ट बेकर की बात करें, इसके आर्किटेक्ट रहे थे। वहां से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन नया नाम क्या रखा गया है, जो पुरानी बिल्डिंग थी उसका संविधान सदन या कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो DIPA की तरफ से, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन की तरफ से है। इन्होंने नए चेयरमैन अपॉइंट करे और चेयरमैन का नाम है धनंजय जोशी। ये आपको सामने स्क्रीन में देखने को नाम मिल रहा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो DIPA के नए चेयरमैन कौन बन चुका है, धनंजय जोशी। ये नाम आप याद करें ना, अपॉइंटमेंट वाली कैटेगरी में आता है। इसी के साथ
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम करंट अफेयर्स की कैटेगरी की बात करेंगे, वो भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। मध्य प्रदेश में एक नई स्कीम लॉन्च करी गई जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। किसने लॉन्च करी? ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे, उन्होंने स्टार्ट करा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना, ये किसने लॉन्च करी है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। और आवास योजना, आपको इसे समझ रहे, घर की बात वहां पे करी जा रही है। इससे पहले जो भी स्कीम्स रहती हैं घर बनाने को लेकर, जिसमें कुछ लड़कियां, कुछ यहाँ पे बात करेंगे वो फैमिलीज जो एक्सक्लूड कर दी गई थी, जो उसमें शामिल नहीं हो पाई थी, उन्हें घर प्रोवाइड करा जाएगा इस लाडली बहन आवास योजना स्कीम के थ्रू। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर ओपीडी जो है वो ओपन करा गया दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में, यानी कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है वहां पर एक स्पेशल ओपीडी सेट करी गई है जो स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाई गई है, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमेशा की तरह, और प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब वो प्रॉब्लम फेस ना करें, उनको भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, अगर वो चेकअप कराना चाहते हैं, एक स्पेशल ओपीडी दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में, एक अच्छा अपडेट, और ऐसा हर जगह होना चाहिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन में आ रही है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एक सामने आया है जिसमें 121 कंट्रीज का डाटा लिया गया है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 52 आई है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये 5th एडिशन था, और इस बार इंडिया की रैंकिंग 52 आई है। और जिसने टॉप करा है वो था फ्रांस, फ्रांस के बाद फिनलैंड, फिर डेनमार्क। टॉप 3 कंट्रीज के बारे में बता दिया, और इंडिया की पोजीशन क्या रही है, इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर 52 रही थी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, वो भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। यहाँ पर बात करी जा रही है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, आपको पता कौन है? जगदीप धनखड़ जी की बात करेंगे। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया था अभी, लेकिन कितने लोगों को सम्मानित करा गया वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 84 आर्टिस्ट है जिन्हें सम्मानित करा गया, जिसमें से 70 मेन है और 14 वुमेन रहने वाले हैं, इन्हें इस बार सम्मानित करा गया था। तो कौन से अवार्ड? संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड 2022 की बात कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने लोगों को ये अवार्ड सम्मानित करा गया था, आपको वो पता होना चाहिए। तो 84 पर्सनैलिटीज को यहाँ पर इसे सम्मानित करा गया था। आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट और कॉमन सा क्वेश्चन जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, एशिया कप जो क्रिकेट में अभी हुआ था हाल ही में कुछ टाइम पहले, वहां पर इस बार फाइनल कौन जीता है? इंडिया जीता था, ये आपको पता होना चाहिए। रनर अप कौन रहा? फाइनल किसके साथ हुआ था? श्रीलंका के साथ में हुआ था। एक अजीबोगरीब फाइनल हुआ था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकता कि इतना, मतलब इतने जल्दी ये फाइनल खत्म हो जाएगा। और ये फाइनल मैच हुआ कहाँ पे था? कोलंबो यानी कि श्रीलंका में हुआ था। आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस बार एशिया कप होस्ट किसने करा था? एशिया कप श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर होस्ट करा था, और पहली बार था जब पाकिस्तान ने एशिया कप को होस्ट करा था। और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था? कुलदीप यादव रहा था, ये भी आपसे पूछ सकता है। और इंडिया का ये 8th टाइटल था एशिया कप का, और सबसे सक्सेसफुल टीम इंडिया ही रही है एशिया कप में। 7 ओडीआई के टाइटल इंडिया के पास है और एक T20 का इंडिया के पास टाइटल है। टोटल 8 टाइटल है इंडिया के पास। 8 बार इंडिया जो है एशिया कप जीत चुका है, सबसे सक्सेसफुल टीम इंडिया यहाँ पर है। आगे, और ये जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को लेकर। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? सितंबर 17 को। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा तो उसकी थीम बनने वाली, इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी? इस बार इसकी थीम थी एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। ये इस बार थीम रखी गई थी, एक बार फिर से बोलूंगा, एंगेजिंग द पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। और स्लोगन भी देखा गया था, स्लोगन था एलिवेट द वॉइस ऑफ पेशेंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2023 को लेकर। इसकी थीम क्या थी वो मैंने आपसे शेयर करी है। आगे चलते हैं, अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो सिंपल सिंपल पॉइंट्स लिख लो, या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि मैं आपके सामने वही करंट अफेयर्स लाता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे तो एक दिन में मैं कई सारे करंट अफेयर आपके सामने ला सकता हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगते हैं डेली के 8-10 करंट, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। और इस हिसाब से महीने का 250-300 करंट अफेयर्स आप आराम से याद करते हो। आगे चलते हैं, अब ऑब्वियस बात आप सभी को पता है, कैबिनेट ने अभी अप्रूव करा था वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसके अकॉर्डिंग 33% या फिर 1/3 सीट्स बोलो लोकसभा में या फिर स्टेट के असेंबलीज में रिजर्व करी गई थी बिल वुमेन के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट था, हालांकि कॉमन सा है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएगा वो मैं आने वाले टाइम में आपको कवर करवा दूंगा। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट इवेंट अभी हुआ सितंबर के मंथ में, 20 सितंबर को उड़ीसा में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा जिसका नाम है नुखाई फेस्टिवल। नुखाई एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल आता है, इसका नाम से पता लगता है। नू का मतलब होता है न्यू, खाई का मतलब होता है फूड, है ना।
तो ये उड़ीसा में सेलिब्रेट करेगा, हालांकि झारखंड में भी इसे सेलिब्रेट करा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से अपॉइंटमेंट को लेकर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की बात करेंगे, उन्होंने री अपॉइंट करा है शशिधर जगदीशन को एमडी और सीईओ बनाया एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सी नए क्या दोबारा से री अपॉइंट हुए एमडी और सीईओ कौन, शशिधर जगदीशन। ये नाम भी आपको कवर करना पड़ेगा, एग्जाम में यहाँ से लाने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो इसी के साथ आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो आपसे डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर कीजिए। और अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स आपको कवर करवा दिए हैं, फिर आज ही करंट अफेयर की भी बात करूंगा। अभी तक आपने अगर टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन करा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलता है टेस्ट सीरीज का, वहां पे जाके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। आप जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से आपके सामने लिंक ओपन होगा, 99 रुपीज प्राइस रहने वाला, वो ज्वाइन कर लो। डेली बेसिस पे आपको जो भी पढ़ाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज के एग्जांपल लेकर चलते हैं, कल के एग्जांपल लेकर चलता हूँ, आपको जेएंडके की हिस्ट्री पढ़ाई, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। आपको मैथ पढ़ाया, वहां से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको साइंस करवाता हूँ वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी आपको पढ़ाता हूँ वो सभी टॉपिक से टेस्ट वहां पर होता है डेली बेसिस पे। तो एक तरह से वो आपके एमसीक्यू भी तैयार होते जा रहे हैं। आप ये बात भी समझो, सिर्फ उसको टेस्ट मत लो, आप कितने सारे यहाँ पे थ्योरी पढ़ते भी जा रहे हो, वहां पर आप एमसीक्यू भी कवर करते जा रहे हो, क्योंकि आप एक बार नहीं कई बार वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। जब बार बार आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आपको खुद ही वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे, तो कितना सही वो रहने वाला। लीडर बोर्ड भी आपके सामने रहता है। तो यहाँ पे पढ़ते भी जाओ, वहां पे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट भी करते जाओ। डेली के 10-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन होते हैं टेस्ट के लिए, तो वो आपने पढ़ने के बाद जाके टेस्ट देना है, अपनी परफॉर्मेंस चेक करते जाना है। तो वहां पे जाके टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लो। तो एक बार फिर से इंग्लिश का सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेली वोकैब की क्लासेस आपके लिए चलती हैं और वोकैब की क्लासेस का आज नेक्स्ट डे रहने वाला है। देखो डेली के 5 क्वेश्चंस या 5 नए वर्ड्स आप सीखते हो, या बोलो एक एंटोनिम एक सिनोनिम सीखते हो, इडियम फ्रेज कवर करते हो। तो आप इस तरीके से एक दिन में सब कुछ करने के बजाय डेली का थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ मंथ या फिर 15 से 20 दिनों के बाद आप कितना कुछ नया सीख लेते हो। ये जब आप 15-20 दिन को रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ आएगा। तो इन लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आप मैं डिस्कस करता हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो वहां से आपको एग्जाम का पैटर्न भी लगता है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको समझ आता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है, in the following questions out of the given 4 alternatives select the one which best expresses the meaning of the given word। इसका मतलब आपको best expresses the meaning यानी कि आपको बेस्ट मीनिंग बताना है, मतलब सिनोनिम आपको बताना है। तो हालांकि यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट में बारबरस लिखा, उसमें 2 क्वेश्चन आपके सामने आज लेकर आया हूँ। तो ये 2 सिनोनिम क्यों लेकर आए, क्योंकि बारबरस हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, आपकी रिविजन हो जाएगी। जब लास्ट टाइम ये बारबरस वाला बारबरी करके क्वेश्चन आया हुआ था, उस टाइम पे एंटोनियम पूछा हुआ था, आज सिनोनिम पूछा है। तो बारबरस का मतलब क्या होता है, क्रूअल। तो ऑप्शन नंबर डी में क्रूड आपको देखने को मिल रहा है जैसे, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। बारबरिक एक मूवी भी है हॉलीवुड की वेब सीरीज, अगर आपने वो देखोगे तो देख भी सकते हो, नहीं भी देखनी नहीं देखो, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन हाँ आगे चलते, एक और इंपॉर्टेंट सिनोनिम वाली कैटेगरी से क्वेश्चन बना हुआ है, और यहाँ पर है पेजोरेटिव। अब इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ऑप्शंस आप आराम से देख लो। पेजोरेटिव का मतलब क्या होता है, आप किसी से सहमत नहीं हो, आपको वो अपनी असहमति बतानी है, अपना डिसअप्रूवल आपको एक्सप्रेस करना है, या किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपना किसी को डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम पर हम ये वर्ड यूज करते हैं पेजोरेटिव। अब इसका सिनोनिम सेम मतलब क्या हो सकता है, राइट, डिस्कशन, कम्प्लीमेंट्री, डेरोगेटरी। देखो ऑप्शन से भी थोड़ा हेल्प मिल जाती है आपको। देखो राइट हो गया सही, डिस्कशन हो गया डिस्कस करें, कम्प्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट देना, तो राइट या कम्प्लीमेंट तो सेम सेम हो गया, इसका मतलब कुछ अलग ही हमें बताना होगा। तो अलग यहाँ पर क्या, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी भी वही होता है ना, क्रिटिसाइज करा, नेगेटिव वे में लेना, किसी को डेरोगेटरी रिमार्क्स देना, है ना। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे पेजोरेटिव को, जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेरोगेटरी हो जाएगा। दोनों का मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी से सेटिस्फाइड नहीं होना, इस तरह से आप कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। एक सेकंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स
सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग, इसका मतलब आपको यहाँ पर एंटोनियम बताना है। तो वर्ड आपके सामने क्या है, डिसिमेट। डिसिमेट के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रिजर्व, डिस्ट्रॉय, एग्जीक्यूट या अबेट। तो देखो यहाँ पर जैसे प्रिजर्व होता है बचाना, डिस्ट्रॉय होता है खत्म कर देना, एग्जीक्यूट तो एक तरह का कुछ काम करना, एग्जीक्यूट तो किसी को फांसी देना भी होता है, और अबेट का मतलब होता है किसी की स्ट्रेंथ कम कर देना, इंटेंसिटी कम कर देना, इस तरीके से, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो एग्जीक्यूट और डिस्ट्रॉय एक ही तरह का है, तो इनसे अलग क्या है, प्रिजर्व है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान देना होता है। हालांकि छोड़ो, डेसिमेट का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, या बड़े नंबर के हिसाब से लोगों को मारना, जानवरों को मारना, किसी को भी इस तरह से बोलो, है ना। तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या, डेसिमेट। तो इसका अपोजिट मीनिंग बताना है, तो अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, बचाना, प्रिजर्व ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। अगर सिनोनिम बोला होता हम डिस्ट्रॉय बोल देते ऑप्शन नंबर बी, लेकिन एंटोनियम बोला है, अपोजिट मीनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, इसका बचाना किसी को, तो प्रिजर्व ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। यहां पर आपको बोला गया, ठीक है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक बतानी है, मतलब एक करेक्ट स्पेलिंग आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से 3 जगह गलत स्पेलिंग है, एक जगह सही स्पेलिंग, आपको वो बताना है। थोड़ा सा टाइम लो, देखो क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखो अपीयरेंस के स्पेलिंग बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है APPEARANCE, वो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। होता क्या है, इस तरह के 4 ऑप्शन है, कई बार पता होता तो चारों ऑप्शन में स्पेलिंग पढ़ के बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार सही आंसर कौन सा है। तो वहां पे अगर सही मायने में अगर आपको स्पेलिंग पता तो ही आप बता पाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 4th क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है, फिर से वही लास्ट लाइन पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ द इडियम या फिर फ्रेज। तो मतलब इडियम फ्रेज की कैटेगरी के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। आपसे पूछा गया है, कहा गया अ बैड पैच। बैड पैच का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बैड पैच का मतलब एक बड़ा डिफिकल्ट टाइम आपके सामने चल रहा होता है, ट्रबल में होते हो, उस टाइम के लिए आप बैड पैच यूज करते हो। जैसे हम बोल सकते हैं कि JKSSB एस्पिरेंट्स हैव अ वेरी बैड पैच नाउ, है ना, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, बड़ा डिफिकल्ट टाइम, आप पीरियड ऑफ डिफिकल्टी ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन आज आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कैटेगरी से क्वेश्चन आता है ना, इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, एक वर्ड में कहानी खत्म करनी है। कहा गया है रैप और कवर फॉर वार्मथ। रैप करना है, फिर कवर करना, आपको गर्माहट देने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आप मफलर यूज करते हो तो वहां से भी समझ सकते हो, ऑप्शन नंबर में मफल है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के जो इम्पोर्टेंट ये इंग्लिश सेक्शन के वोकैबुलरी सेक्शन था वो हम कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ वोकैब के जो भी वर्ड्स आपको मैं सिखाता हूँ आपको सही लग रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। एक बार फिर से बोलूंगा, वीडियोस को शेयर कीजिए जितना हो सकता है। अगर आप लाइक करें तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में बताइए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, ये एक प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है, वहां पर जाके आप तैयारी कर सकते हो। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को एंड नहीं, इस टॉपिक को एंड। थैंक यू।